चलिए, तो लगातार देखा जा रहा है कि सुबह से ही मतदान की प्रक्रिया चल रही है, सभी सीटों पर मतदान चल रहा है और आप सभी से गुजारिश है कि अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये सिर्फ निशान नहीं, शान है, लोकतंत्र में हमारा योगदान है। तो चलिए अब इसी पर खास चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ इस खास चर्चा में ब्रजगोपाल लोहिया, बीजेपी प्रवक्ता मौजूद है। ब्रजगोपाल जी, आपका बहुत स्वागत है। जितेंद्र मिश्रा, कांग्रेस के भी प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और उनके साथ ही हमारी सीनियर एडिटर मुक्ता पाठक भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। मुक्ता जी, आपका भी बहुत स्वागत है। तो शुरुआत मुक्ता जी आपसे ही करेंगे, क्योंकि लगातार सुबह से ही मतदान की प्रक्रिया चल रही है। कई जगहों पर हमने मतदान के बहिष्कार की भी तस्वीरें देखी, लोगों की मूलभूत सुविधाएं पूरी नहीं हो पा रही है। और ऐसे में इस बार जो सेकंड फेज का ये चुनाव है बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि ये जो 6 सीटें हैं यहाँ पे खजुराहो, यहाँ ये जो अहम सीट मानी जा रही है बीजेपी के लिए, वॉकओवर की स्थिति यहाँ पर साफ तौर पर देखी जा रही है। 3 सीटों पर कांग्रेस बीजेपी के बीच जो मुकाबला है वो टक्कर का यहाँ पर देखा जा रहा है और 2 सीटें बीजेपी के खाते में, 1 सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला हम देख रहे हैं। क्या कुछ तस्वीरें आने वाले वक्त में सेकंड फेज की अगर हम बात करें तो देखने को मिल सकती हैं? देखिए गरिमा, यहाँ पे अगर हम पहले फेज की बात करें तो पहले फेज में जिस तरह से मतदान के प्रतिशत में कमी आई थी, उसको लेकर बीजेपी के माथे में चिंता की लकीरें हैं। और हमने कल से हम देख रहे हैं कि लगातार बीजेपी ऑफिस में मीटिंग हो रही है, किस तरह से वोट प्रतिशत बढ़ने की अपील लगातार हो रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी कहा है, बाकी भी जितने वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के लगातार इस बात पे जोर दे रहे हैं कि मतदान प्रतिशत को बढ़ाना चाहिए, लोगों को घर से निकलना चाहिए। कल हमने एक दिन पूरा बिताया था पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ। वो गंज बसौदा में थे, लगभग उन्होंने 37 गांव का दौरा किया। हर गांव में वो यही अपील कर रहे थे कि सब अपने घर से निकले और वोट डालें। तो वोट प्रतिशत बढ़ना ये बहुत जरूरी है अगर हम बीजेपी के हिसाब से देखें, क्योंकि ये माना जाता है, जो एनालिसिस होती है उसमें ये होता है कि अगर वोट प्रतिशत कम होता है तो वो जो रूलिंग पार्टी उसके अगेंस्ट में है, लोगों ने उनके अगेंस्ट किया। तो ये एक ट्रेंड है जो हमने पिछले मतदान और आज दूसरे चरण के मतदान में ये फर्क है कि लगातार कोशिश हो रही है कि वोट प्रतिशत बढ़े। और बाकी तो जो आप जैसा कह रही हैं बिल्कुल सही है। खजुराहो जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट सीट है मध्य प्रदेश में, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा वहां से लड़ रहे हैं, वो लगातार वहां पे दौरे कर रहे हैं। आज भी सुबह से वो लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। तो ये जो तस्वीर है वो इस तरह की है कि वोट प्रतिशत पे फोकस है इस वक्त। ठीक है, ब्रजगोपाल लोहिया जी, आपका रुख करूंगी कि देखिए सुबह से ही मतदान की प्रक्रिया चल रही है और विपक्षी दल लगातार आरोप प्रत्यारोप का भी दौर हम देख रहे हैं। कई जगहों पर मतदान का बहिष्कार हो गया, टीकमगढ़ में, नर्मदापुरम में। ऐसे में जो विपक्षी दल है वो ये बात कह रहे हैं कि जो मध्य प्रदेश की सरकार है, जनता का उन पर भरोसा नहीं है, इसीलिए जो अपने मताधिकार का इस्तेमाल तक नहीं कर रहे हैं। आपने भी सुबह से ही तस्वीरें देखी होंगी, लगातार अपडेट्स देख रहे हैं। देखिए गरिमा जी, ये बिल्कुल सच है कि जहां इस तरह की स्थिति आती है वहां प्रशासन पहुंचता है, लोगों को समझाइश देता है, और यदि कोई ऐसा विषय है जो शासन के संज्ञान योग्य है तो निश्चित उस पर कार्रवाई होती है, क्योंकि हम काम करने वाली सरकार है। दूसरा, आप जो कह रहे हैं कि विपक्ष क्या कहता है, तो विपक्ष तो कुछ कहता नहीं है। जिन लोगों की इसमें आस्था है कि मतदान कम हो तो उन्हें लाभ हो जाएगा, आप बताइए। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सबसे आवश्यक बात यह है कि अधिकतम मतदान हो, अधिकतम लोग अपने घर से बाहर निकले, अपने पसंद का प्रत्याशी और अपने पसंद की पार्टी को चुने। परंतु दुर्भाग्य है कि कुछ लोग इसमें भी ये सोचते हैं कि किसी को फायदा किसी को नुकसान होगा। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, पिछले बार की तुलना में इस बार चुनाव का परसेंटेज बढ़ने जा रहा है। जो मुक्ता जी अभी कह रही थी कि कल शिवराज जी दिन भर लोगों से अपील कर रहे थे, देखिए शिवराज जी वहां निसंदेह सबको मालूम है कि शिवराज जी भारी मतों से चुनाव जीत रहे हैं। इसके बाद भी उन्हें इस बात की चिंता है कि कोई सा मत रहे ना। जो खजुराहो की बात मुक्ता जी कह रही थी, खजुराहो में माननीय वी.डी. शर्मा जी के खिलाफ ना तो कांग्रेस का उम्मीदवार है और ना जिनको सीट दी थी सपा की उनका उम्मीदवार है। इसके बावजूद वी.डी. शर्मा जी ने 100 से ज्यादा छोटी और बड़ी सभाएं वहां की हैं, वहां जनसंपर्क किया है, वहां रोड शो किया है, सब किया। ये किस लिए किया है? कि लोकतंत्र में हम अपनी बात जनता तक ज्यादा से ज्यादा और बेहतर तरीके से पहुंचा सकें, ये सर्वाधिक आवश्यक है। लोग केवल लोकतंत्र का इसमें मजाक समझते हैं कि अगर कोई वोट कम डालेगा। आज आप देखिए, आज मुक्ता जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में हमारे यहाँ तो प्रधानमंत्री से लेकर पार्षद तक सभी अपील कर रहे हैं कि आप अपने घर से निकले और मतदान करें,
क्योंकि ये लोकतंत्र में आपकी जिम्मेवारी है। और यदि आज आप अपनी जिम्मेवारी तय नहीं करेंगे तो जिम्मेवार लोगों को चुनने की जो व्यवस्था संविधान ने आपको अधिकार दिया है उससे आप वंचित रह जाएंगे। ठीक है। तीसरी बात जी, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक बूथ पर कार्यकर्ताओं का एक समूह है, उसका अध्यक्ष है, महामंत्री है, बीएलए है और उसकी 11 लोगों की, कम से कम 11 लोगों की समिति है मध्य प्रदेश में हर मतदान केंद्र पर, जो मतदाताओं को प्रेरित करने का काम, उनको सुविधा देने का काम ये कर रहा है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता कहाँ हैं? आप जरा पोलिंग बूथ पर तो जाकर देखिए, कांग्रेस के कार्यकर्ता पोलिंग बूथ से नदारत हैं और कई पोलिंग बूथ ऐसे हैं जिनमें आपके संवाददाताओं से जब आप अच्छा ब्रिजगोपाल जी, ऐसा हम देखते रहते हैं क्योंकि जिस तरह से देख रहे हैं चुनाव में आप लोगों को लगातार आप लोग कह रहे हैं कि बढ़त मिल रही है, और अगर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का जिक्र करें तो पिछले 3 दिनों में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ताबड़तोड़ दौरे, मैराथन रेस हम लगातार देख रहे हैं। भोपाल में इतना बड़ा रोड शो किया गया, जबकि मध्य प्रदेश ये वही राज्य है जिसमें 29 सीटों में 28 सीटें आपके पास में है और छत्तीसगढ़ में 11 में से 9 सीटें आपके पास में है, लेकिन फिर भी लगातार दौरे और कांग्रेस का जिक्र किए बिना भी आप लोगों को आनंद नहीं आता। अभी आप जिस तरह से कह रहे हैं, नहीं तो किसका जिक्र करें? बीच अपनी पार्टी की बात कहिए, क्योंकि ये लोग लगातार ये बात कह रहे हैं, ये लोग विपक्ष में है और लगातार ये बात कह रहे हैं कि आप लोगों की सरकार बेहतर नहीं है और जनता जिस तरह से चुनाव का बहिष्कार कर रही है वो भी देखिएगा। गरिमा जी सुन तो लीजिए, किसका जिक्र करने लग जाए आप ये बता दीजिए। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने जो किया है उसको प्रधानमंत्री जी से लेकर छोटे कार्यकर्ता तक सब बता रहे हैं, और क्या हम करना चाहते हैं ये भी बता रहे हैं, किस तरह विकसित भारत का हमारा संकल्प है, और ये भी लोगों से जाके आगाह कर रहे हैं कि किस तरह कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति पिछले 65 वर्षों ठीक है, आपके तमाम जो आरोप है उनका जवाब देने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के भी प्रवक्ता जितेंद्र मिश्रा जी भी जुड़े हुए हैं। जितेंद्र जी, साफ तौर पर हम ये देख रहे हैं कि लगातार बीजेपी ये बात कह रही है कि ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं, जातिवाद का आरोप लगाते हैं और ये कहते हैं कि कांग्रेस में सिर्फ एक ही परिवार, और जिससे इन लोगों ने गठबंधन किया समाजवादी पार्टी उसमें भी परिवारवाद खूब बढ़ चढ़ के है, आरजेडी में भी खूब परिवारवाद बढ़ चढ़ करके है, परिवारवाद का आरोप आपके इंडिया अलायंस पर भी खूब लग रहा है। गरिमा जी, लगभग 4.5 मिनट के भाषण में लोहिया जी ने सिर्फ कांग्रेस की बात की। अरे 10 सालों से केंद्र में सरकार में हो, 20 सालों से प्रदेश में सरकार में हो, आपको अपनी उपलब्धियों पर बात करना चाहिए थी कि नहीं करना चाहिए? आप ये बताइए कि आज बहिष्कार क्यों कर रहा है वोटर? क्योंकि उसको मूलभूत सुविधाएं भी नहीं दे सके 20 साल की सरकार में, तो बहुत बड़ी शर्मिंदगी है, बहुत बड़ा कलंक है मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। बिजली पानी की मांग करने वाला वोटर आज बहिष्कार करने पर मजबूर हुआ है। आप समझ लेना चाहिए कि कारण क्या है। इसके बाद भी इन्हें समझ में नहीं आया, विधानसभा में भी अनेक पोलिंग बूथ पर बहिष्कार किया गया। मेरा ये कहना है कि आपने अपनी बात अभी तक नहीं की। आप ये बताइए कि आपने पिछले घोषणा पत्र में जो बातें किए थे उन पर कितना अमल किया आपने? आपको मंदिर मस्जिद के लिए वोट नहीं दिया था श्रीमान जी, आपको सनातन और मुसलमान के नाम पे वोट नहीं दिया था, आपको वोट मिला था रोजगार के नाम पे, जो आपने वादा किया था 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। जितेंद्र जी, ये लोग कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व रचिराका, जो जस करहि सो तस फल चाखा। ये लोग कहते हैं हम जैसा काम करेंगे उस तरह से जनता हम पर भरोसा दिखाएगी। अपना भरोसा वो दिखाती रही है भी है, और अलग अलग राज्यों में जिस तरह से हमने देखा विधानसभा चुनाव को जो तमाम राजनीतिक दल है वो सेमीफाइनल कर रहे थे, कह रहे थे। कई जगहों पर हमने देखा कि बीजेपी को बड़ी जीत मिली है। ऐसे में कांग्रेस के लिए कितना मुश्किल, क्योंकि विधानसभा चुनाव में स्थितियां बहुत ही खराब रही मध्य प्रदेश में। आपको ये बात बेहतर तरीके से पता है और आपके प्रदेश अध्यक्ष ने भी इस बात का जिक्र किया था कि हमारी रणनीतियां कहीं ना कहीं कमजोर रही हैं। निश्चित तौर पर हम अपनी बात नहीं पहुंचा पाए, लेकिन अब जो देश का चुनाव है उसका सीधा ताल्लुक प्रधानमंत्री से है। वो महंगाई की मार जो है वो घर घर में पहुंच चुकी है। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात भी खरी नहीं उतरी है। इसलिए सवाल जनता इस बार देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी से पूछ रही है कि उनको जवाब देना पड़ेगा। इस तरह से गुमराह करने से कुछ नहीं होगा। आपको बताना पड़ेगा कि काला धन वापस क्यों नहीं आया, रोजगार का क्या हुआ, महंगाई का क्या हुआ,
गैर जिम्मेदाराना बयान देके नहीं बच सकते। अच्छा जितेंद्र जी, आप लोग काला धन, नोटबंदी, CAA 370 की बात करते हैं, लेकिन नोटबंदी की बात जिस तरह से आप लोग लगातार करते रहे हैं, इस देश का चुनाव हो रहा है, आम चुनाव हो रहा है, नोटबंदी के भी बाद हमने देखा कि अलग अलग जगहों पर बीजेपी को जनता ने जिताया, आप लोगों पर भरोसा ही नहीं कर पा रही है। मुद्दे कहां आप लोग पीछे रह जाते हैं, कहां पर आप लोग चूक जाते हैं? आप लोगों का जो सेल्फ गोल है वो भी बेहतर जो है वो। गरिमा जी आप मेरी बात तो सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ पहला जो चुनाव था वो इन्होंने झूठे वादे करके चुन लिया, दूसरा चुनाव राम मंदिर के प्रकाश में लड़ लिया, अब ये चुनाव जो है ये जवाब देने का। आप लोग राम मंदिर नहीं गए, क्यों नहीं गए? जितेंद्र जी जा सकते थे ना। बिल्कुल गए, आस्था से जुड़ा हुआ है, लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है। पहले भी गए, चुनाव के बाद भी गए, राम मंदिर के बाद भी गए। ये कैसे कहा जा सकता है कि हम मंदिर के दर्शन के लिए, भगवान राम के दर्शन के लिए नहीं गए? आपके नेता तो पूरी कांग्रेस अस्तित्व को भी नकार रहे थे, प्रभु श्री राम के अस्तित्व को मार्केट करके बयान आए थे। लेकिन अगर आप ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी के निमंत्रण में कोई जाएगा तो इस चंदाखोरों के निमंत्रण में कोई नहीं जाएगा। चंपत राय कौन होते हैं हमें निमंत्रण देने वाले? कहा सवाल गरिमा जी विकास से चुनाव भटकाने का प्रयास, कहीं ना कहीं उनके जवाब दीजिए जिनको लेकर के आप सत्ता में आए थे। ठीक है ब्रज गोपाल जी, देखिए आप सुन रहे हैं कि धर्म के नाम पर वोटों की राजनीति ये लोग करते हैं और इलेक्शन कमीशन ने ये साफ कहा था। और जिस तरह से पीएम मोदी को और राहुल गांधी को भी नोटिस जारी किया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि नफरती भाषण दिए जाते हैं, धर्म के नाम पर वोटों का तुष्टीकरण ना हो, लेकिन लगातार हम देख रहे हैं भाषणों में और लगातार विपक्षी दलों के भी यही आरोप। राजनीतिक दल अपने घोषणा पत्र में ये लिखेगा कि यदि हम सरकार में आए तो हम पर्सनल लॉ लागू करेंगे, क्या ये देश के संविधान के साथ खिलवाड़ नहीं है? देश का संविधान का अनुच्छेद 44 हमें ये कहता है कि देश में सभी नागरिकों को समान अधिकार होना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, आप अभी जितेंद्र जी से जो प्रश्न कर रहे थे, जितेंद्र जी बड़ा लंबा भाषण दे रहे थे। जितेंद्र जी, हमने जब आपसे सरकार ली थी, इस देश की आधी आबादी के पास शौचालय नहीं था। आप जिन मूलभूत सुविधाओं की बात कर रहे हैं, 65 साल लोग, आधी आबादी के पास शौचालय नहीं था। 4 करोड़ मकान यदि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिए हैं तो उससे 12 करोड़ से ज्यादा लोगों को छत मिली है। उनके पास एक पक्का छत नहीं था, देश में सड़कें नहीं थी। और 2014 के पहले तक जिस नल की बात आप कर रहे थे जितेंद्र जी, उस नल से पानी केवल 11 करोड़ लोगों को मिलता था, जो आज बढ़कर 60 करोड़ हो गया। तो गुणात्मक परिवर्तन देश की जनता देख रही है कि किस तरह उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा है। एक बात और बता दूं, ये पहली सरकार है जिसके दौरान 10 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोग तो गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। ये वही सरकार है जो 80 करोड़ लोगों को 10 वर्षों के लिए निःशुल्क राशन उपलब्ध करा रही है। ये उस सरकार की बात कर रहे हैं आप कि जिसके काल में देश का उत्पादन दुगना हो गया। ये वही सरकार की बात कर रहे हैं जितेंद्र जी, जिनके नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया में भारत की धाक जमी और साख बढ़ी। एक समय था आपकी सरकारें हुआ करती थी, आप कैसा उस दुनिया आपके साथ क्या व्यवहार करती थी ये दुनिया आपको भी मालूम है, और आज हम दुनिया के साथ कैसा व्यवहार रखते हैं ये भी आपको मालूम है। ठीक है, देश ठीक है, आगे आपकी बढ़ा जो है, तमाम देश की जनता आगे बढ़ी है। हाँ, कुछ लोग ठीक है ब्रज गोपाल जी, आपके तमाम जो आरोप है, तमाम जो बातें हैं, उनका जवाब देंगे जितेंद्र जी, लेकिन उससे पहले हमारी सीनियर एडिटर मुक्ता जी का मैं रुख करूंगी। मुक्ता जी, देखिए लगातार हम देख रहे हैं कि जब से आम चुनाव की शुरुआत हुई है, पहले चरण से जो नेताओं के जो बयान सामने आते हैं, धर्म के नाम पर राजनीति, जाति के नाम पर राजनीति, परिवारवाद, इन शब्दों का इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा किया जाता है। और लेकिन आम जनजीवन जो है वो भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज होती है। जो विपक्षी दल हैं उनके जो स्टेटमेंट्स है वो कहीं ना कहीं क्लियर नहीं हो पाते और उसका फायदा बीजेपी को भी कहीं ना कहीं मिल जाता है। बिल्कुल, देखिए कल से जो है 2 दिन से हम लगातार एक बयान सुन रहे हैं। देखिए शब्दों के चयन और भाषा का मर्यादा ये आम जीवन में भी जरूरी है और पॉलिटिकल जीवन में तो सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पॉलिटिशियंस भाषण देते हैं, जनता सुनती है, अमल करती है। तो अभी 2 दिन से जिस तरह से राहुल गांधी का एक बयान जो बहुत वायरल हुआ है और उसमें सोशल मीडिया में भी बहुत कमेंट्स आ रहे हैं और वो पसंद नहीं किया जा रहा है। देखिए, आपको एक
चेयर की रेस्पेक्ट करनी पड़ेगी, प्रधानमंत्री की रेस्पेक्ट आपको सार्वजनिक जीवन में करना पड़ेगा। वो जिस तरह से उनका वो एक बयान था जिसमें वो प्रधानमंत्री को तू और तुम करके जो जिस शैली का उन्होंने उपयोग किया था, उससे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कांग्रेस को इससे नुकसान होगा, क्योंकि हमारे कंट्री की संस्कृति ऐसी नहीं है जहां पे इस तरह के स्लैंग लैंग्वेज का यूज होता है, और यहाँ पे आप कितने भी विरोधी हो तो भी आप एक रेस्पेक्ट रखते हैं एक दूसरे के लिए। और कुछ दिनों से हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी भाषण सुन रहे थे लगातार, उनके भी बहुत एग्रेसिव भाषण थे, जिस तरह से उन्होंने घुसपैठिए और इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया था। तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि क्या हिंदू मुसलमान ये चीज जो है ये अब इन दिनों आ गई है, इस चरण में आ गई है, इस तरह के भाषण और इस तरह के बयान आने लग गए थे। लेकिन उसके बाद जिस तरह से राहुल गांधी का जो बयान आया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, मुझे ऐसा लगता है उससे जो है कहीं ना कहीं एक सिंपैथी प्रधानमंत्री के लिए आई है। ठीक है जितेंद्र जी, आपका रुख करूंगी। मंगलसूत्र छीनने की बात, संपत्ति छीनने की बात बीजेपी कर जाती है और एक परसेप्शन बनाने में भी कहीं ना कहीं कामयाब हो जाती है, और आप लोगों को लगता नहीं कि आप लोग सेल्फ गोल करते हुए लगातार नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं मुश्किल भी आप लोगों को सामने देखी जा रही है, आप लोग लगातार मुश्किलों का भी सामना कर रहे हैं, अलग अलग राज्यों से भी हम जिस तरह से देख रहे हैं। क्या और जो बीजेपी जो है, आप लोग जब इन सारी बातों का जिक्र करते हैं जो मुद्दे से हट करके होते हैं, तो इसको बीजेपी भुना ले जाती है चुनाव में और जनता उसी पर भरोसा कर लेती है। निश्चित तौर पर गरिमा जी, हम अपनी बात को पहुंचाने में कामयाब नहीं हो पाते। भारतीय जनता पार्टी झूठ को बेच देती है और हम सच्चाई को भी रखे रह जाते हैं। इसमें तो जितेंद्र जी, कहाँ कमी रह जाती है? विधानसभा चुनाव में भी आप लोगों ने, अब युवाओं पर आप लोगों ने भरोसा दिखाया, जिस तरह से मध्य प्रदेश की पूरी कमान जो है युवा हाथों में सौंप दी गई, कहाँ पर कमी रह जाती है? और जिस तरह से जीतू पटवारी के भी लगातार स्टेटमेंट आते रहे कि इस बार हम बहुत बेहतरीन करेंगे, बहुत अलग करेंगे, लेकिन छिंदवाड़ा सीट जो कि आप लोगों का गढ़ माना जाता रहा है लंबे वक्त से, यहाँ के भी नेता लगातार बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। निश्चित तौर पर गरिमा जी, कहीं ना कहीं मीडिया भी हमारा साथ देने में कंजूसी कर जाता है, उस सच्चाई को दिखाने में भी पीछे रह जाता है। ये बात आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं, जितेंद्र जी। हम इस बात को भी स्वीकार करते हैं कि हमारी बात नहीं, ये गलत बात मत करिए। आप लोगों के भी नेता जब जाते हैं बीजेपी में, या बीजेपी के भी नेता जब आपकी पार्टी में आते हैं, वो लगातार हर एक अपडेट स्वदेश न्यूज की तरफ से हम दिखाते रहे हैं। तो इस तरह की भी बातों का इस्तेमाल, इस तरह के स्टेटमेंट का इस्तेमाल कृपया ना करें, अपने शब्दों की गरिमा भी बनाए रखें। जी, आपकी बातें पूरी कर रहा हूँ, मैं सभी की बात कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं मीडिया अगर ज्यादा सहयोग कर देती तो हम उस सच्चाई को पहुंचाने में कामयाब हो जाते हैं, एक चीज। दूसरी चीज रहा सवाल भारतीय जनता पार्टी में जाने वालों का, निश्चित तौर पर लालच देकर, दबाव डाल करके भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करा लेते हैं, जिसका परिणाम आपने देखा। छिंदवाड़ा में जितने नेता गए सबके सब कांग्रेस के पक्ष में आखिरी दिन अपील करते दिखे। ये सब उजागर करता है कि आपने कहीं ना कहीं इस तरह की बातें करी। रहा सवाल प्रधानमंत्री की भाषा शैली का, तो निश्चित तौर पर भी मुक्ता जी ने जिक्र किया राहुल जी का। प्रधानमंत्री को शोभा देता है जर्सी गाय कहने का सोनिया जी के बारे में, प्रधानमंत्री के मुंह से ये शोभा देता है जर्सी बछड़ा राहुल जी के बारे में कहने का। 52 करोड़ की गर्लफ्रेंड प्रधानमंत्री को कहना शोभा देता है, कांग्रेस की विधवा प्रधानमंत्री को कहना शोभा देता है। मुझे लगता है एक बार आरोप उन पर भी लगाना चाहिए कि कम से कम बदजुबानी न करे, कम से कम इस तरह की भाषा का इस्तेमाल न करे। आज देखा प्रधानमंत्री की भाषा सीधा मुसलमान कहकर संबोधित कर रहे हैं। इस तरह की जातिवादी की राजनीति, इस तरह की धर्म की राजनीति का इलेक्शन कमीशन ने नोटिस भेजा है, पीएम मोदी के भाषण को लेकर के भी इलेक्शन कमीशन ने नोटिस भेजा है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। आप मंगलसूत्र पर आ जाते, आप इस देश के हिंदू मुसलमान पर आ जाते। जब आपको लगता है हार सुनिश्चित हो रही है तो शमशान कब्रिस्तान को लेके आते। एक आंकड़ा देखिए, 80 करोड़ लोगों को अगर किसी देश में मुफ्त अनाज देना पड़े, उस देश की अर्थव्यवस्था के बारे में मैं क्या टिप्पणी करूं? आप स्वयं समझदार हैं, आपको अंदाजा लग जाना चाहिए कि किस तरह की स्थिति है। महंगाई का आंकड़ा देते कि इस देश में महंगाई नहीं बढ़ी, 33 रुपए से 66 रुपए में दूध मिल रहा है, 64 रुपए की दाल 200 रुपए में मिल रही है। इस देश में कच्चा तेल सस्ता है लेकिन पेट्रोल आसमान छू रहा है। कहीं ना कहीं ये सारी की सारी चीजों पर प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए, तब वोट की अपील करना चाहिए।
इस देश की जनता गरिमा जी इंतजार कर रही थी चुनाव आए और हम इनसे सवाल करें। आज देखा आपने जनता मुखर हो रही है, जनता लगातार सवाल कर रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को विकास का मुद्दा छोड़ के कहीं ना कहीं इस तरह के मुद्दों पर आना पड़ा। ठीक है जितेंद्र जी, आपका इस खास चर्चा में बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। मुक्ता जी, आपका भी इस खास चर्चा में बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। और ब्रजगोपाल जी, आपका भी इस खास चर्चा में बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया।